हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और देश और दुनिया की बातें जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बारे में अपने कमेंट्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं आदित्य L1 मिशन के बारे में, दैट इज मिशन सूर्या, जो हाल ही फिलहाल में इसरो ने लॉन्च किया है टुवर्ड्स द सन। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बेसिकली इस चैनल के थ्रू से मैं डिफरेंट डिफरेंट अपकमिंग इवेंट्स को डिस्कस करूंगा, उसको हम अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में और भी काफ़ी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, समझिए और जानिए। अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो है मिशन सूर्या, जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसकी खासियत वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल बात करेंगे। इस सेशन में एक आदित्य L1 के साथ एक नया एक कंसेप्ट है जो जुड़ा हुआ है, दैट इज द लैंग्वेज पॉइंट। क्या है ये लैंग्वेजेस पॉइंट, कितने लैंग्वेजेस पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स के बारे में बात करेंगे, क्या पेलोड्स इसके रही है, इसकी सारी निटिग्रिटीज को हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इसी सेशन में। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन। ओके, तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन इज लॉन्च्ड बाय इसरो। इट इज इंडियाज फर्स्ट मिशन दैट इज लॉन्च टुवर्ड्स द सन। तो गाइज, अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये चंद्रयान 3 की तरह, जैसे चंद्रयान 3 ने साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड किया है, क्या आदित्य L1 मिशन सन के ऊपर लैंड करेगा? तो अगर आपका इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब आपको इस सेशन के थ्रू से इस सेशन के एंड तक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बता देता हूँ आदित्य L1 मिशन इसरो ने लॉन्च किया है यूजिंग PSLV C57 रॉकेट के थ्रू से। तो बेसिकली PSLV C57 रॉकेट है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। बस आप अभी इतना जान लीजिए कि आदित्य L1 मिशन जो है, आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट के थ्रू से लॉन्च हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि PSLV का जो फोर्थ स्टेज है वो 2 बार फायर किया गया है बाय द इसरो। ये इंडिया में पहली बार हुआ है। इसरो ने ये पहली बार किया फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रिसाइसली इंसर्ट द स्पेसक्राफ्ट इनटू द एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसीलिए इसको 2 बार फायर किया है, ये आपको नोट करने वाली बात है। आदित्य L1 मिशन, जैसे कि मैंने बता दिया, फर्स्ट स्पेस मिशन based India mission towards the sun. The spacecraft shall be placed in the halo orbit around the Lagrange point L1. एंगल L1 लैग्रेंज पॉइंट में वो स्टे करेगा, दैट इज बिटवीन सन एंड द अर्थ सिस्टम। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अब आप इतना जान लीजिए कि आदित्य L1 मिशन विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती है कि इट विल नॉट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, रेदर इट विल be placed in the Lagrange point L1, which is approximately 1.5 million kilometer away from the Earth, and it will continuously observe the sun and it will send the डेटा। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसमें कितने पेलोड्स हैं। इसमें बेसिकली 7 पेलोड्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि आउट ऑफ 7 पेलोड्स, द 4 पेलोड्स विल कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द sun and rest 3 payloads will do the in situ observation at the Lagrange point L1। क्या in situ क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आप अभी इतना जान लीजिए कि 3 पेलोड हैं, टोटल 7 पेलोड्स हैं। आउट ऑफ टोटल 7 पेलोड्स, 4 पेलोड्स विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सन, दे विल कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सन, and the rest 3 payloads will be in the they all are in the Lagrange point L1, but these 3 payloads will continuously observe the N1 Lagrange point only। तो यहाँ पे एक क्विक फैक्ट्स बता देता हूँ। आदित्य L1 will stay approximately 1.5 million kilometer away from the earth, directed towards the sun, which is about 1% of the earth sun distance। ठीक है, तो ये इससे हमें ये क्लियर होता है कि आदित्य L1 will neither land on the moon nor approach the sun any closer। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मैं बता अभी हम बात करते हैं मेजर जो साइंटिफिकल ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 मिशन के पीछे, वो क्या है। तो देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सन है, सन हैज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, दैट इज द क्रोमोस्पियर है, कोरोना है, फोटोस्पियर है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर्स की अपनी कुछ खासियत है। और सन में से हमें कंटिन्यूअसली पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ से आती हैं, जो हमारे अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, पावर ग्रिड को, नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर देती है। तो उसे हमें मिटिगेट करने के लिए, उसके बारे में और हमें जानने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है। तो
Basically, the scientific objectives of Aditya L1 mission is to study the solar upper atmospheric, that is the chromosphere and corona parts and its dynamics. Study the chromospheric and coronal heating. What is the physics behind it? What is the physics behind partially ionized plasma? Physics behind initiation of coronal mass ejection and physics behind the प्लेयर्स। तो ये सब के बारे में हमें आदित्य L1 मिशन बताएगा। इट विल ऑब्जर्व द इन सिटू पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग द डेटा फॉर द स्टडी ऑफ द पार्टिकल डायनामिक्स फ्रॉम द सन, फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज्म, ये सब बताएगा। डायग्नाइज द कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स प्लाज्मा, उसकी टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सब के बारे में बताएगा। कोरोनल मास इजेक्शंस के डायनामिक्स बताएगा, कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और क्या है उसके डायनामिक्स, ये सब के बारे में हमें पता चल सकता है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस दैट अकर एट मल्टी लेयर्स, क्या क्या किस किस लेयर्स पे, क्रोमोस्फीयर पे क्या 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 सीक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, बेस पे क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कोरोना में हो रहा है, कोरोना में क्या हो रहा है, क्रोमोस्फीयर में हो रहा है, फोटोस्फीयर में हो रहा है सन के, तो ये सब के बारे में हमें पता चल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें पता है सबसे, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्किंग सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, तो इसके बारे में हमें पता चल सकता है। और अदर स्पेस वेदर फिनोमेना के बारे में हमें पता चल सकता है। तो अब हम बात करते हैं यूनिकनेस क्या है। तो ये तो था साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आदित्य L1 मिशन। अब हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ द मिशन, क्या है आदित्य L1 मिशन का यूनिकनेस। तो सबसे पहली यूनिकनेस तो यही है कि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया, that is if I more specifically tell, ISRO has launched such a mission towards the sun। तो ये सबसे पहले ही अपने आप में यूनिकनेस हो जाता है। देन सेकेंडली, फर्स्ट टाइम पार्शियली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियर यूबी बैंड में रहेगा। कोरोनल मास इजेक्शन के डायनामिक्स पता चलेंगे और उससे हम अपन उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम उसे डिटेक्ट करेंगे। फ्लेयर्स के ऑप्टिमाइज्ड ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे, डेटा वॉल्यूम्स हमें उससे गैदर कर सकते हैं। तो ये है इसकी यूनिकनेस। तो अब मैं बताता हूँ, ये तो रहा उसकी यूनिकनेस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको, अब हम बात करते हैं पेलोड्स के बारे में। पेलोड्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सैटेलाइट है उसमें कुछ कुछ हम डिवाइसेस अटैच करते हैं, दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स, जिसके थ्रू से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। जैसे हम क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए हमने एक पेलोड डाल रखा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स है। ऐसे टोटल हमने 7 डिस्टिंक्ट पेलोड को डेवलप कर रखा है इंडिजिनसली, और उसे हमने लॉन्च किया है इन द आदित्य L1। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह है आदित्य L1 की सैटेलाइट। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पेलोड सेट कर रखा है, जैसे कि सूट, वेल्क, पापा, मैग्नेटोमीटर, स्विस, HEL1 OS, सोलेक्स, इस तरीके से एक एक के बारे में मैं बात करूंगा। तो 7 पेलोड में से हमने उसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है इन सीटू पेलोड और एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड। रिमोट सेंसिंग पेलोड बेसिकली क्या है, रिमोट सेंसिंग पेलोड L1 लैग्रेंज पॉइंट से वो डायरेक्टली व्यू करेगा सन को कंटिन्यूअसली, that is it will stay in a stationary position and it will continuously observe the sun only। सो ऐसे 4 पेलोड्स हैं और एक इन सिटू पेलोड्स है, जिसका काम है सिर्फ वो L1 लैग्रेंज पॉइंट्स को स्टडी करेगा, उसके आसपास के पार्टिकल्स को स्टडी करेगा और उसके फील्ड्स को स्टडी करेगा। तो ये बेसिकली काम है इन सिटू पेलोड्स के। तो टोटल 4 पेलोड्स जो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, उसमें से सबसे पहला पेलोड है वेल्क, VEL से, एब्रिविएशन फॉर दिस इज विजिबल एमिशंस लाइन कोरोनोग्राफ। इसका कैपेबिलिटी ये है कि इट विल कंटिन्यूअसली स्टडी द कोरोना लेयर ऑफ द सन, इमेजिंग करेगा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। दूसरा पेलोड की बात करता हूँ, वो है शूट, SUIT, एब्रिविएशन फॉर दिस इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इट विल कंटिन्यूअसली स्टडी द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर, इमेजिंग पार्ट एंड नैरो एंड ब्रॉडबैंड, इमेजिंग नैरो एंड इमेजिंग ब्रॉडबैंड का काम करेगा। थर्ड पेलोड की बात करता हूँ, वो है सोलेक्स, SOLEXS। इसका एब्रिविएशन है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इट विल स्टडी सॉफ्ट एक्सरे फ्रॉम द सन। एंड चौथा है HEL1 OS, जिसका है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इट विल कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द हार्ड रे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फ्रॉम द सन। तो ये हैं 4 हमारे रिमोट सेंसिंग पेलोड्स, वेल्क, VELC, सूट, सोलेक्स एंड HEL1 OS। अब हम बात करते हैं इन शीटू पेलोड्स, which will continuously stay at the L1 language point and it will study the near particles and field in field at the language point L1। तो सबसे पहला है एस्पेक्स, ASPEX, एब्रिविएशन फॉर दिस इज आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, which will continuously study the solar winds and particles, that is the proton with and its and heavier ion and direction, ये सब के बारे में स्टडी करेगा। छठा है पापा, which is plasma analyzer package for आदित्य। It will continuously study the electrons part,
और सातवां है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा इन ए मल्टी डायमेंशनल वे, दैट इज इन 3D. सो इट इज मैग्नेट. इसका एब्रीविएशन होता है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर. ओके, सो इट इज मैग्नेटोमीटर. ओके, सो देज आर द पेलोड्स. तो एक टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स कंटिन्यूसली सन को फोकस्ड रहेंगे और 3 पेलोड्स इन situ के काम करेंगे. तो ये हो गया पेलोड्स की बातें. तो अभी हमने बात कर ली है आदित्य L1 मिशन के कुछ फैक्ट्स हमने बात कर लिए हैं, आदित्य L1 मिशन के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लिया और उसके डिफरेंट पेलोड्स के सिस्टम्स के बारे में बात कर लिया. अब हम उसके कुछ ट्रैजेक्टरीज के बारे में देख लेते हैं. थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी बेसिकली होता क्या है. ट्रैजेक्टरी इट इज द पाथ विच इज टेकन बाय अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रीच ए डिजायर्ड पोजीशन. ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे डिजायर्ड पोजीशन क्या है, दैट इज द L1 पॉइंट. ठीक है, और यहाँ हमने कहाँ से इसको लॉन्च किया है, अर्थ से. सो द पाथ विच विल बी टेकन बाय आवर सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रीच दिस L1 पॉइंट दैट इज फ्रॉम द अर्थ. सो दैट इज द बेसिकली द ट्रैजेक्टरी ऑफ whom, ट्रैजेक्टरी ऑफ आदित्य L1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं green color, then this violet line, then this pink line and this blue line. These are the earth centered orbit जिससे ये धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफर लेगा. एंड दिस इज द अर्थ SOI exit. This is the trajectory for SOI exit. So then it will enter into the Curie's phase and at the end it will enter into the halo orbit of L1. ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी आदित्य L1 मिशन की ट्रैजेक्टरी होने वाली है और यहाँ से वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा और कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करता रहेगा एज पर देयर पेलोड वर्क. ठीक है, तो ये था बेसिकली आदित्य L1 मिशन के बारे में. तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें जो मिस कर रखी हैं वो है लैंग्वेज पॉइंट के बारे में और लॉन्च व्हीकल्स, जिस जो आदित्य L1 को जैसे हमने PSLV के द्वारा लॉन्च किया और यहाँ पे L1 लैंग्वेज पॉइंट पे जा रहा है. तो क्या ऐसे कुछ और लैंग्वेजेस पॉइंट्स हैं हमारे पास. लैंग्वेजेस पॉइंट बेसिकली होते क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. और लॉन्च व्हीकल्स PSLV के अलावा हमारे पास और क्या क्या लॉन्च व्हीकल्स है, कैसे हम लॉन्च व्हीकल तक पहुंचे हैं, लॉन्च व्हीकल का यूज क्या है, क्या उसमें फ्यूल यूज करते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आदित्य L1 मिशन का सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, क्यों हमें सन को एक्सप्लोर करने की जरूरत है. हाँ, डेफिनेटली हमें सन को एक्सप्लोर करने की जरूरत है. Because the first and foremost thing, through this we can understand our solar system. See, still we have some dark side in our solar system which we are unaware of. So that's why understanding of our solar system is highly important for a developing country, and so it is very important, and it will give us a boost in the solar exploration or in our space exploration. So we need the understanding of our solar system. Secondly, it will help us to predict the space weather phenomena, like from the sun, solar flares and coronal mass ejections are continuously reaching the earth, and it is continuously disrupting our communication system, navigation system and power grids. So it will help us to predict those, and it will help us to mitigate this potential disruptions in a more efficient way. So this is the second thing. And the third thing, it will advance our solar physics. Exploring the sun's complex behavior helps us to understand the magnetic field, heating mechanism, plasma dynamics, coronal mass ejections, and what are the fundamental physics behind it, and its astrophysics we can improve. And fourthly, it will help us to enhance the energy research. As we know that, जैसे कि हमें पता है, सन के अंदर एक नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर हमेशा चलते जाता है, जिसके वजह से वो सन इतना ज्यादा मैसिव अमाउंट का एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है और इतना हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है. अगर वो ही सेम चीजें अगर हम अपने कंट्री में या हम अर्थ में अगर रिप्रोड्यूस कर सके तो हम मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा. सो इट विल गिव ए बूस्ट टू आवर रिसोर्सेस. तो इसीलिए तो हमें इसके सारे मैकेनिज्म्स के पता चल सकते हैं. इनसाइट गेन फ्रॉम स्टडिंग इट्स कोर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कैन इन्फॉर्म आवर प्रोसेस ऑफ क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी ऑन अर्थ. तो हम अपने सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी की तरफ हम मूव कर सकते हैं. एंड फिफ्थली, इट विल इम्प्रूव आवर सैटेलाइट ऑपरेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हमें सोलर सन एक्सप्लोरेशन या मिशन सूर्या करने की जरूरत है. तो अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेजेस पॉइंट के बारे में. तो लैंग्वेजेस पॉइंट होते क्या हैं, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, L1 जो लैंग्वेज पॉइंट है, L1 लैंग्वेज पॉइंट जो लाई करता है, इट इज बिटवीन अर्थ एंड द सन. तो नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर बट समवेयर बिटवीन अर्थ एंड द सन. इट लाइज इन
इट लाइज द L1 लैंग्वेज पॉइंट। L2 लैंग्वेज पॉइंट जो लाई करता है, ऐसा में हमारे पास टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। L1 lies between earth and sun, L not exactly between but somewhere, and then we have the L2 lagrange point which is exactly beyond the earth when we look from the sun, and L3 lagrange point is exactly beyond the sun if we look from the earth, and L4 and L5 lagrange point are somewhere at the diagonal position forming a right angle। तो ये कुछ पोजीशन है L1 लैंग्वेजेस पॉइंट के, टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट है और कुछ इस पोजीशन से इस पोजीशन में प्लेस्ड हो रखे हैं। तो ये लैंग्वेज पॉइंट होते क्या है? तो लैंग्वेज पॉइंट आर नथिंग बट देज आर द पॉइंट्स, देज आर बेसिकली द इमेजिनरी पॉइंट्स ऑन द स्पेस। तो इसमें होता क्या है, इस पॉइंट्स की खासियत क्या है कि the objects that are placed in those points they achieve a relatively stable position with respect to both the celestial bodies। ठीक है, तो वो कुछ एक रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन ले लेते हैं बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज। दैट इज हियर इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट, देन इस केस में है अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी एंड सन इज द सेलेस्टियल बॉडी, एंड these are the positions, these are the 5 positions where the if an object is placed there then they will relatively remain stable, जिसके वजह से हमारे फ्यूल कंजम्पशन कम हो सकते हैं और हम कंटिन्यूअसली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कैसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इस पोजीशंस में बेसिकली होती क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, सी every object has a gravitational force, earth has its own force, so because here in these points the gravitational force between the two objects and the centripetal force that exist, they exist in a equilibrium conditions। सो इस केस के इस कंडीशन के वजह से ये कुछ ऐसे रिलेटिवली स्टेबल पोजीशंस बन जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास ऐसे 5 पोजीशंस हैं, हर एक पोजीशन की अपनी खासियत होती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आदित्य L1 मिशन जो कि L1 लैंग्वेज पॉइंट में जाने वाला है, तो इट विल हेल्प अस टू कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द सन। क्योंकि अगर देखिए L2 अगर लैंग्वेज पॉइंट में अगर हम प्लेस करते हैं आदित्य L1 को, तो ये क्या करेगा, ये हमारे सन के व्यू को ब्लॉक करेगा। तो दैट्स व्हाई वी चूज्ड आदित्य L1 मिशन टू बी प्लेस्ड एट L1 लैंग्वेज पॉइंट। तो अभी यहाँ पे आपका डाउट आएगा, तो L3 लैंग्वेज पॉइंट को भी हम चूज कर सकते थे। हाँ डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन ये L3 लैंग्वेज पॉइंट हम उसको हमें फार साइड ऑफ द सन को ऑब्जर्व करने देगा, ना कि नियर साइड ऑफ द सन। इसीलिए हमने अब चूज किया है आदित्य L1 को प्लेस करना L1 लैंग्वेज पॉइंट में। तो L2 लैंग्वेज पॉइंट किस लिए यूज होता है? L2 लैंग्वेज पॉइंट वास्ट यूनिवर्स को ऑब्जर्व के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज इस पोजीशन में रिलेटिवली जो अर्थ की शैडो होती है वो नहीं गिरती है, इसलिए हम L2 लैंग्वेज पॉइंट को यूज करते हैं। क्या L2 लैंग्वेज पॉइंट में हमारा कोई सैटेलाइट अभी प्लेस्ड है? तो हाँ, अभी हमारा L2 लैंग्वेज पॉइंट में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्लेस्ड है। तो अगर आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो L2 लैंग्वेज पॉइंट में अभी हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो कंटिन्यूअसली और यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है और हमें कंटिन्यूअसली डेटा सेंड कर रहा है। अब हमने L1 पोजीशन में आदित्य L1 को भी भेज दिया। L3 लैंग्वेज पॉइंट किस लिए यूज करता है किया जाता है? जब हमें सन का फार साइड ऑब्जर्व करना हो तो उस केस में यूज करा जाता है। और L4 एंड L5 लैंग्वेज पॉइंट्स आर यूज्ड when we want to study about the asteroids और different celestial bodies, तो उस केस में हम L4 एंड L5 लैंग्वेज पॉइंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात रही लैंग्वेजेस पॉइंट की। तो मेरे को लगता है अब शायद आपको लैंग्वेजेस पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। जस्ट अ मिनट। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स बेसिकली होते क्या हैं? देखिए, सैटेलाइट को अपने डिजायर्ड पोजीशन में लेने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपने अर्थ के सरफेस से उसे आउटर स्पेस में लॉन्च करते हैं। तो वो है बेसिकली द लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स आर बेसिकली द कैरियर्स दैट टेक्स आवर सैटेलाइट इनटू द आउटर स्पेस। तो लॉन्च व्हीकल में क्या जरूरत होती है? लॉन्च व्हीकल को मिनिमम थ्रस्ट की जरूरत होती है इट इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम आवर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, उसको एस्केप करने के लिए एक मिनिमम थ्रस्ट, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए उसमें हम फ्यूल्स के यूज करते हैं। तो इसी यही लॉन्च व्हीकल का काम है, इट एक्ट्स एज ए कैरियर। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कितने लॉन्च व्हीकल है? ऐसा अभी तक हमने 4 लॉन्च व्हीकल को डिजाइन किया है, SLV, ASLV, PSLV एंड GSLV। अभी करेंटली अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस में 2 हैं, PSLV एंड GSLV। SLV और ASLV अभी करेंटली ऑपरेशंस में नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये सब का रीजंस आपको खुद पता चल जाएगा जब आप समझ जाएंगे SLV और ASLV बेसिकली है क्या। तो
अब हम बात करते हैं एसएलवी के बारे में। सबसे पहला, एसएलवी इज नथिंग बट इट इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इंडिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जब हम इसको हमने पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च किया था अगस्त 1979 को। इसकी खासियत की अगर मैं बात करूं, इट हैज 4 स्टेजेस। 4 स्टेज किसके ना, दैट इज बेसिकली द फ्यूल स्टेजेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो सारे सॉलिड फ्यूल्ड थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस लॉन्च व्हीकल की ये थी कि दे ऑल आर सॉलिड फ्यूल्ड। क्यों दिक्कत थी? सॉलिड फ्यूल्ड होने से क्या दिक्कतें होती है, ये भी आपको अभी समझ में थोड़ी देर में आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं एसएलवी के बारे में, सो इट हैज ओनली कैपेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग 40 केजी क्लास पेलोड व्हिच इज वेरी लो इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये भी दूसरी दिक्कत थी। और अब फिर हमने कुछ, लेकिन बट it provided us the initial thrust in order initial step. It became the initial step in order to launch other launch vehicles, and today we have PSLV and GSLV as a result. तो अब हम बात करते हैं दूसरा लॉन्च व्हीकल जो हमने बनाया था, वो है ASLV, दैट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट हैज एन कैपेबिलिटी ऑफ, इट इज आल्सो 4 stages having all solid fuels. Okay. And if I'm talking about the capacity, the payload capacity is 150 kg. That is basically thrice more than that of SLB, and it is capable of placing in the low Earth orbit. So it is also redundant because of two reasons: using all solid, and secondly, low payload capacity. Thirdly, हमने लॉन्च किया PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज बेसिकली द वर्क हॉर्स ऑफ इंडिया। क्यों इसे वर्क हॉर्स कहा जाता है? क्यों इसे वर्क हॉर्स कहा जाता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इट हैज बेसिकली 4 स्टेजेस, लेकिन सबसे पहली बार हमने इस पे इंट्रोड्यूस किया लिक्विड स्टेज। तो लिक्विड स्टेज यूज करते ही कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। लिक्विड और सॉलिड स्टेज का जब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें हमने सबसे पहली बार यूज किया लिक्विड स्टेज। सो इसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया। और आज तक अगर मैं आपको कुछ डेटास दूं इसके बारे में, तो अक्टूबर 1994 में PSLV एमर्ज हुआ एज एन वर्क हॉर्स व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। और उसके बाद हमने कंटिन्यूसली 39 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च किया अप टू 2017, और हमने 209 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम अबॉर्ड। ठीक है, तो हमने दूसरे कंट्रीज के 209 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट डेटा हैं, ये शायद अभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें भी बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। अल्टरनेटिवली यूज होता है SLSL, इसका मतलब है पहला स्टेज है सॉलिड, सेकंड स्टेज है लिक्विड, थर्ड स्टेज है सॉलिड, एंड फोर्थ स्टेज है लिक्विड। इसमें अगर मैं आपको बता दूं क्या क्या अभी तक हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर रखा है: 2008 चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013, ये सब हमने लॉन्च किया। इसकी कुछ वेरिएंट्स भी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा